हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले वर्ड्स देख लेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट एंड आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट वर्ड है जो आज के आर्टिकल से लिए गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इनकी मीनिंग्स एक बार जान लेते हैं, फिर आर्टिकल को रीड करेंगे, देखेंगे आर्टिकल आज का किस पे है, ऑथर ने क्या मैसेज कन्वे किया है और टोन क्या यूज़ किए उन्होंने। ठीक है, तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है प्रेस्टिजियस। और ये एक एडजेक्टिव होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसको बहुत एडमायर करते हैं, प्रेज़ करते हैं क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको हम प्रेस्टिजियस भी कहते हैं और सेलिब्रेटेड कहते हैं, एमिनेंट कहते हैं। ठीक है, प्रेस्टिजियस, सेलिब्रेटेड एंड एमिनेंट तीनों का ही मतलब होता है फेमस, वेल नोन, रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। जो फेमस है, पॉपुलर है, काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है और काफ़ी लोग उस प्रेज़ भी करते हैं, एडमायर भी करते हैं। एंटोनिम होगा डिसरेप्यूटेबल। डिसरेप्यूटेबल जिसकी रिस्पेक्ट नेगेटिव रिस्पेक्ट है। ठीक है, लोग जानते हैं बट उसको पॉजिटिव वे में नहीं, नेगेटिव वे में जानते हैं, बुराई करते हैं अगर जब भी माइंड में आता है वो चीज़ तो। ठीक है, डिसऑनरेबल सेम मीनिंग है, जिसका रिस्पेक्ट नेगेटिव वे में लोग जिसको जान रहे हैं। ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं है, क्या है, डिसरिस्पेक्ट है। सेकेंड आपका फेम्ड है, प्रेस्टिजियस से ही जुड़ा हुआ वर्ड है, ये भी एक एडजेक्टिव है। फेम्ड भी वही होता है, वेरी वेल नोन, जो पॉपुलर होता है, फेमस होता है, रेनोन्ड होता है, प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, रेनोन्ड एंड प्रोमिनेंट का भी मतलब वही होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन, फेमस, पॉपुलर। एंटोनिम है ऑब्सक्योर एंड अनसंग। ऑब्सक्योर होता है वो मतलब जिसके बारे में कोई लोग नहीं जानते, एनोनिमस, अननोन, कोई नहीं जानता उसके बारे में। ठीक है, वो फेमस नहीं होता, वो वेल नोन नहीं होता है आपका। अनसंग वो जिसके पास अचीवमेंट्स तो काफ़ी होते हैं, काम उसने काफ़ी अच्छा किया होता है, काफ़ी अचीवमेंट्स है, काफ़ी डिज़ायरेबल है, बट लोग नहीं जानते उसके बारे में, या उसकी उतनी तारीफ़ें नहीं की गई है, उसके बारे में उतनी बातें नहीं की गई हैं, तो उसको अनसंग कहते हैं। थर्ड है आपका बेस्पोक। ये भी एक एडजेक्टिव है। बेस्पोक क्या है, स्पेशली मेड फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन। अगर कोई चीज़ हम कह रहे हैं बेस्पोक है, मतलब कि वो पर्टिकुलर किसी एक इंसान की नीड्स को, ज़रूरतों को, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में देख के बनाई गई है, कस्टमाइज्ड है। ठीक है, टेलर्ड है, स्पेसिफिक है। एंटोनिम क्या होगा, जेनरिक एंड जनरल। जेनरिक होता है जो सबके लिए हो, किसी पर्सन को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया, कॉमन लोगों को ध्यान में रख के बनाया गया है, जो कोई भी यूज़ कर सकता है, जिसको जनरल भी कहते हैं। फोर्थ है आपका दर्थ। ये एक नाउन है। दर्थ इज़ अ लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी चीज़ की अगर कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, डेफिशिएंसी होती है, लैक होता है, उसी को हम दर्थ भी कहते हैं, पॉसिटी भी कहते हैं, स्कार्सिटी भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, अबंडेंस एंड प्लेनिट्यूड। अबंडेंस एंड प्लेनिट्यूड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत लार्ज अमाउंट में है। ठीक है, लार्ज इन अमाउंट्स, अबंडेंट क्वालिटी में। ठीक है, फिफ्थ आपका वर्डेंट। वर्डेंट क्या है, ये है आपका एक एडजेक्टिव। कोई चीज़ अगर फ्रेश है, ग्रीन है, हरी भरी है, ताज़ी है, तो उसको वर्डेंट कहते हैं, लश भी कहते हैं, लग्जूरियंट भी कहते हैं। एंटोनिम्स होगा बैडन एंड बेयर। बैडन मतलब जहाँ कुछ उगा नहीं है तो वो चीज़ हरी भरी नहीं होगी क्योंकि वहाँ कोई प्लांट ही नहीं है, वो बेयर है। ठीक है, खाली है। सिक्स्थ आपका पॉम्प है। ये एक नाउन है। पॉम्प क्या होता है, इम्प्रेसिव एंड कलरफुल सेरेमनीज। ठीक है, कोई सेरेमनी होती है, ठीक है, सेलिब्रेशन होता है, काफ़ी कलरफुल होता है, काफ़ी आपने देखा होगा कोई फेस्टिवल होता है या कोई फेयर होता है, मेला लगता है, तो कैसे होता है, बहुत सारे कलरफुल डेकोरेशंस किए जाते हैं, लाइट्स होती है। ठीक है, काफ़ी इंप्रेसिव लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, तो उसको हम कहते हैं पॉम्प, जिसको स्प्लेंडर भी कहते हैं, ग्रैंडियर भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा, सिंप्लिसिटी एंड मॉडेस्टी। सिंप्लिसिटी मतलब बहुत ही सिंपल वे में, ज़्यादा उसमें अट्रैक्शन नहीं है, ज़्यादा उसमें डेकोरेशन नहीं है। मॉडेस्टी भी वही चीज़ होती है कि ज़्यादा उसको ऐसा नहीं बनाया गया है कि अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, मॉडेस्ट है अपीयरेंस में। सेवेंथ आपका ग्लेज्ड है। ये भी एक एडजेक्टिव है। ग्लेज्ड मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसका सरफेस शाइनी है। ठीक है, उसका जो सरफेस है, वो जो आउटर लेयर है, वो शाइन करता है। ठीक है, ग्लॉसी है, लशरस है। एंटोनिम क्या होगा, डल, जो शाइन नहीं करता है, और मैट भी वही होता है जो शाइन नहीं करता है। ठीक है, रफ टेक्सचर वाला। ईट आपका प्रिस्टीन है। ये भी एक एडजेक्टिव है। प्रिस्टीन होता है कोई चीज़ जो नई है, नई है या एकदम नई है, ऑलमोस्ट न्यू है। ठीक है, एंड इन अ वेरी गुड कंडीशन, बहुत अच्छे कंडीशन में भी है, उसको प्रिस्टीन कहते हैं, इमैक्युलेट कहते हैं, स्पॉटलेस कहते हैं, एक भी दाग नहीं है। ठीक है, पूरी साफ है, नई, क्लीन, ओरिजिनल कंडीशन में, अनस्पॉइल्ड। ठीक है, एंटोनिम सैलिड एंड सॉइल्ड। सैलिड वो होता है जिसपे मार्क आ जाता है,
जो गंदी हो जाती है, सॉइल भी होता है जो गंदी हो जाती है। 9 है आपका पेडिग्री, ये एक नाउन है। पेडिग्री क्या होता है? किसी पर्सन का फैमिली हिस्ट्री, एजुकेशन एक्सपीरियंस या हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया और एक्टिविटी, मतलब हिस्ट्री जो जनरेशन पे जनरेशन पास होता है, आप ऐसे कह सकते हो। पर्सन की फैमिली हिस्ट्री क्या है, एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसको हम पेडिग्री कहते हैं। एंसेस्ट्री भी कह सकते हैं, लीनिएज भी कह सकते हैं। एंटोनिम क्या होगा? इश्यू एंड पोस्टेरिटी। इश्यू एंड पोस्टेरिटी क्यों? क्योंकि जब पेडिग्री की बात करें तो हम उस पर्सन के पुराने जनरेशन की बात कर रहे हो, उसके ऊपर के जनरेशन की, ठीक है, जिसमें उसकी फैमिली की हिस्ट्री आ गई, उसका एजुकेशन आ गया, उसका एक्सपीरियंस आ गया। पर जब हम इशू की बात करते हैं, इशू का मतलब होता है कि चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन क्या होता है? नेक्स्ट जनरेशन होते हैं। पोस्टेरिटी भी क्या होता है? ये भी नेक्स्ट जनरेशन की बात करता है, इसीलिए ये दोनों वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हैं। 10 आपका डिस्काउंटेड है, ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। डिस्काउंट करना मतलब किसी चीज़ को इग्नोर कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, ये समझना कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। डिसरिगार्ड करना, ओवरलुक करना, ओवरलुक करने का भी मतलब वही होता है, उसको इग्नोर कर देना। ना एंटोनिम क्या हो गया? उसको कंसिडर करना, उसके बारे में सोचना, उसको इंक्लूड करना, एक्नॉलेज करना, उसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 11th है विशियस, एक एडजेक्टिव है। विशियस कोई चीज़ बहुत बुरी है या बहुत सिवियर है, इंटेंसिटी में बहुत हाई है, सिवियरिटी में बहुत हाई है, काफ़ी हाई डिग्री पे हो रहा है, उसको कहते हैं विशियस, जिसको हम टेरिबल भी कहते हैं, एक्यूट भी कहते हैं, एक्सट्रीम भी कहते हैं, इंटेंस भी कहते हैं, सिवियर भी कहते हैं। एंटोनिम होगा मॉडरेट एंड माइल्ड। मॉडरेट जो बहुत हाई इंटेंसिटी में नहीं है, माइल्ड जो लो इंटेंसिटी में है, ठीक है। मॉडरेट क्या होता है? ज़्यादा लो, ज़्यादा हाई नहीं है पर ऐसा नहीं कि बहुत लो है, कहीं बीच बीच में होता है, बट बेरेबल होता है। माइल्ड भी होता है, कम इंटेंसिटी वाला। 12th आपका एपैथी, नाउन है। एपैथी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट का ना होना, इंथुजियाज्म का ना होना, कंसर्न का ना होना, मतलब नहीं है उस चीज़ से, तो उसको एपैथी कहते हैं, जिसको इंडिफरेंस भी कहते हैं, इंसफिशियंस भी कहते हैं। एंटोनिम क्या होगा? इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। कुछ फ्रेजल वर्ब है, एक आपका है कट आउट और एक आपका है डन अवे विथ। दोनों का मतलब एकदम सेम है। कट आउट भी करना मतलब है रिमूव करना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना, उस चीज़ को करना, उस चीज़ को यूज़ करना, कंज्यूम करना। डन अवे विथ का भी मतलब वही होता है, रिमूव कर देना या फिर एंड कर देना। तो दोनों की मीनिंग बहुत हद तक सिमिलर है। टेक इफेक्ट, अगर कोई चीज़ टेक इफेक्ट कर रही है मतलब कि वो स्टार्ट हो रही है, वर्क कर रही है, ठीक है, इफेक्टिव हो गई है। ईडियम्स में एक है रेमिनिसेंट ऑफ। रेमिनिसेंट ऑफ क्या है? मतलब किसी चीज़ की याद दिलाता है वो। क्रैक द कोड होता है मतलब कि आपने कोड क्रैक कर लिया, मतलब जो कोड क्या होता है? एक डिफ़िकल्ट सा कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप उसको क्रैक कर लेते हो, मतलब कोड को सॉल्व कर लेते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाती है। तो क्रैक द कोड का भी मतलब वही होता है, कोई सोल्यूशन डिस्कवर करना किसी पर्टिकुलरली डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम का। कीप द फ्लैग फ्लाइंग। फ्लैग फ्लाइंग का मतलब क्या है? आप कीप द फ्लैग फ्लाइंग कर रहे हो, मतलब कि आप कमिटमेंट कंटिन्यू कर रहे हो, कमिटमेंट दिखाना कंटिन्यू कर रहे हो। सो कंटिन्यू कमिटमेंट टू समथिंग स्पेशली इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, मतलब कि डिफिकल्टीज है फिर भी आप कमिटेड हो उस चीज़ को लेके, ठीक है, उस चीज़ को लेके लॉयल हो, उस चीज़ पे आप एफर्ट कर रहे हो उधर, उसको कहते हैं कीप द फ्लैग फ्लाइंग। चलो देखते हैं आज का आर्टिकल किस पे है। तो आज का आर्टिकल है व्हाइट्स ऑन ग्रीन्स, ठीक है, टेनिस पे है आज का आर्टिकल। टेनिस कैसे होता है? जो आपका उसका यूनिफॉर्म होता है वो पूरा वाइट होता है और जो ग्राउंड होता है जिस पर टेनिस खेला जाता है वो ग्रीन होता है, तो इसीलिए कहा गया व्हाइट्स ऑन ग्रीन्स, ठीक है। ऑन विंबलडन 2025, ठीक है, आपका जो विंबलडन होने वाला है कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट 2025 में, उस पर है विंबलडन माइट बी जोकोविक्स बेस्ट चांस फॉर 25th स्लैम। क्या कह रहा है कि विंबलडन जो होने वाला है ये जोकोविक के लिए सबसे बेस्ट चांस होगा कि वो अपना 25th स्लैम या फिर 25th जो अपनी विक्ट्री है वो यहाँ पे वो अचीव करे, ठीक है। देखते हैं। टेनिस लव्स इट्स ट्रेडिशन। टेनिस में ट्रेडिशंस की वैल्यू बहुत होती है। ट्रेडिशन मतलब कि जो बहुत टाइम से जो प्रैक्टिसेस हैं वो जो चले जा रहे, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, तरीका वो है कि इस चीज़ को ऐसे करना है, जो बहुत पुराना है वो कंटिन्यू करता है टेनिस, तो वो अपने ट्रेडिशंस को लव करता है, ट्रेडिशंस को टेनिस वैल्यू करता है। एंड द चैम्पियनशिप्स एट विंबलडन मोर सो। और अगर जो विंबलडन में जो चैम्पियनशिप्स होती है अगर उनकी बात करते हो तो और ज़्यादा करते हैं ट्रेडिशंस को फॉलो, और ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करता है। इन द रिसेंट पास्ट दो, अब दो का मतलब क्या है कि कुछ चेंज आया है, ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्शन। तो रिसेंट पास्ट में अगर हम देखें, अभी कुछ हाल फिलहाल के टाइम में अगर हम देखें, द स्पोर्ट्स मोस्ट प्रेस्टिजियस मेजर
जो टेनिस का जो सबसे प्रेस्टिजियस जो कंपटीशन टूर्नामेंट है विंबलडन, हैज़ प्रोग्रेसिवली कट आउट मैनी ऑफ इट्स फेम्ड एनाक्रोनिज्म्स। एनाक्रोनिज्म मतलब जो पुरानी आउटडेटेड चीज़ें होती है। तो क्या कह रहा है कि जो टेनिस का जो सबसे प्रेस्टिजियस, जो सबसे आपका कहे पॉपुलर रिस्पेक्टेड जो टूर्नामेंट है विंबलडन, उसने प्रोग्रेसिवली मतलब कि प्रोग्रेस करते हुए, इन द सेंस कि ये करके उसने प्रोग्रेस किया है। क्या करके प्रोग्रेस किया है? तो बहुत सारे जो उसके पॉपुलर एनाक्रोनिज्म थे, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस थे, उसको उसने कट आउट किया है, मतलब रिमूव किया है। मतलब एक तरफ क्या कहा जा रहा है कि टेनिस को ट्रेडिशंस पसंद है, ठीक है, टेनिस ट्रेडिशंस की वैल्यू करता है, मतलब जो वो बहुत पुराने जो प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो करता है वो, और विंबलडन तो और ज़्यादा फॉलो करता है। बट अगर हम रिसेंट पास्ट की बात करें, जो हाल फिलहाल के टाइम को देखें, तो विंबलडन ने बहुत सारे अपने आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हटा दिए हैं और प्रोग्रेसिवली हटाया है। क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है? प्रोग्रेसिवली, मतलब ये हटाते हुए कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। ऑथर क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव वे में किया है, मतलब कि ये करते हुए वो उसने मॉडर्नाइज किया है खुद को, ठीक है। द bespoke ग्रास कोट सीडिंग फार्मूला, ठीक है, जो bespoke जो ग्रास कोट सीडिंग फार्मूला होता था, ठीक है, कस्टमाइज्ड। The middle Sunday holiday and best of 5 set doubles matches have all been done away with। तो यहाँ पे ऑथर ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिसको विंबलडन ने हटा दिया है, रिमूव कर दिया। क्या क्या हटा दिया है? आपका ग्रास कोर्ट सीडिंग फार्मूला हटा दिया है, मिडिल संडे हॉलीडे हटा दिया है, और बेस्ट ऑफ 5 सेट डबल मैचेस हटा दिए गए हैं। ऑल बीन डन अवे विथ मतलब कि उसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 148 ईयर हिस्ट्री ऑफ द टूर्नामेंट, अब क्या है? फर्स्ट टाइम, पहली बार होने जा रहा है 148 ईयर हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री अगर टूर्नामेंट की बात करें, विंबलडन की हिस्ट्री कितनी पुरानी है? तो 148 ईयर की, मतलब 148 ईयर से ये टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है। और पहली बार होगा इसके हिस्ट्री में, इतिहास में, क्या? देयर विल बी नो लाइन जजेस, लाइन जजेस नहीं होंगे। एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉलिंग विल टेक इफेक्ट ऑन ऑल कोर्ट्स, मतलब लाइन जजेस जो पहले लोग वहाँ पे होते थे जजेस, वो हट जाएंगे और टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉलिंग का यूज़ होगा कोर्ट्स पे। येट व्हेन द फर्स्ट बॉल स्ट्रक ऑन मंडे, जब मंडे को जब पहला बॉल स्ट्रक किया जाएगा, मतलब कि टूर्नामेंट जब स्टार्ट होगा, देयर विल बी नो डर्थ ऑफ द वर्ड एंड पॉम्प एंड स्प्लेंडर। तो वर्ड एंड जो हमेशा टेनिस के ग्राउंड पर देखा जाता है, हरा भरा जो डिस्प्ले होता है, काफ़ी अच्छा सेलिब्रेशन जैसा जो दिखता है, इंप्रेसिव दिखता है, उसकी कोई कमी नहीं होगी। तो क्या कहा जा रहा है कि कुछ प्रैक्टिसेस को हटाए हैं, आउटडेटेड प्रैक्टिसेस को हटाए हैं विंबलडन ने, लेकिन उसका जो स्प्लेंडर है, उसकी जो अट्रैक्टिव डिस्प्ले है, जो लग्जरियस डिस्प्ले है, उसमें कोई कमी नहीं होगी, ठीक है। If anything, a less clustered court with its glazed green grass may lead to a better visual experience। और ऑथर क्या कह रहे हैं कि ये मतलब जो लाइन जजेस को हटाया गया है और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, तो इससे क्या होगा कि जो कोर्ट होगा वो लेस क्लस्टर्ड हो जाएगा, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी कोर्ट में। तो उससे क्या हो जाएगा कि बेटर विजुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, देखने में अच्छा लगेगा टूर्नामेंट, ठीक है। एंड गिव द बेस्ट प्लेयर्स clothed in pristine white a broader canvas to work their magic on। और प्लेयर्स को भी काफ़ी एडवांटेज मिलेगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस मिलेगा, तो वो अपना गेम अच्छे से खेल पाएंगे। और जो प्लेयर्स है वो किस में कैसा ड्रेस पहने होंगे? स्पॉटलेस वाइट, ठीक है। चीफ अमंग देम विल बी जानिक सिन्नर एंड कार्लोस अल्कराज। अब जो मेन प्लेयर्स है इस टूर्नामेंट में वो कौन है? जानिक सिन्नर जी हैं और कार्लोस अल्कराज जी हैं। द वर्ल्ड्स टॉप टू मेन है ये टेनिस के, हु हैव नाउ एस्टैब्लिश्ड एन एंगेजिंग राइवलरी। अब इन दोनों के बीच क्या राइवलरी हो रही है? मतलब कि बहुत सारे टूर्नामेंट पे एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं, तो राइवलरी कैसी है? रेमिनिसेंट ऑफ द रॉजर फेडरल रफायल नाडल ड्यूज। मतलब ये जो इनकी राइवलरी है, ये किसकी याद दिलाती है लोगों को? तो जो राइवलरी रॉजर फेडरल और रफायल नडाल की थी, उनकी याद दिलाती है। Alcaraz, in fact, is a two-time defending champion at SW19। Alcaraz क्या है? two-time defending champion है SW19 में and has won 4 of its last 5 tournaments। और जो अपने लास्ट 5 टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले तो 5 में से उन्होंने 4 जीत ली थी, इंक्लूडिंग द क्वींस क्लब चैम्पियनशिप, जिनमें एक क्वींस क्लब चैम्पियनशिप भी था जो उन्होंने जीता था, ठीक है।
वर्ल्ड नंबर 1 सिनर डज नॉट हैव सिमिलर ग्रास पेडिग्री। अगर हम सिनर की बात करें जो वर्ल्ड नंबर 1 पे है अभी, तो उनको ग्रास पे खेलने का उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी जो पेडिग्री है, जो उनका एक्सपीरियंस है, वो उतना अच्छा नहीं है ग्रास पे खेलने का। बट हिज फर्स्ट एवर स्लैम सेमीफाइनल वाज एट द ऑल इंग्लैंड क्लब इन 2023। लेकिन जो उनका पहला स्लैम सेमीफाइनल था वो कहाँ पे था? ऑल इंग्लैंड क्लब पे था इन 2023 में। एंड ही वॉन द ओनली मीटिंग विद अल्कराज ऑन ग्रास एट विंबलडन 2022। और उन्होंने अल्कराज को हरा दिया था कब? विंबलडन 2022 में, वो भी ग्रास पे। ठीक है, ही वॉन द ओनली मीटिंग विद अल्कराज ऑन ग्रास एट विंबलडन 2022। मतलब कि 2022 में क्या था कि इनका मैच हुआ था अल्कराज के अगेंस्ट और ग्रास पे हुआ था और इन्होंने अल्कराज को हरा दिया था। ठीक है, तो ये अगर हम उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी है, हो सकता है यहाँ पे कि इनके भी जीतने की चांसेस हो, सिनर के भी। However, 24-time major winner and 7-time Wimbledon champion Novak Djokovic is not to be discounted। हालांकि जो 24-time major winner है और 7-time Wimbledon champion है नोवाक जोकोविक, उनको डिस्काउंट नहीं करना चाहिए, मतलब उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। The 38-year-old Serb is not in slam winning shape, but grass presents the best chance। अभी वो अपने बेस्ट शेप में नहीं है खेलने के लिए। ठीक है, सबसे बहुत वो अपने टॉप, अगर कह सके तो टॉप परफॉर्मेंस वाले मोड में नहीं है, लेकिन ग्रास उनके लिए फेवरेबल होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको एडवांटेज मिलेगा ग्रास पे खेलने का। He finished runner-up in 2024 just weeks after a knee operation, and the last time he exited Wimbledon before the final was in 2017। और 2024 में उन्होंने रनर अप बने थे। ठीक है, और कब बने थे? वीक्स बाद जब उनका नी ऑपरेशन हुआ था, मतलब नी ऑपरेशन हुआ उसके कुछ वीक्स बाद ही वो खेले और रनर अप तक गए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि हाँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और उनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। वो एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर बन के वहाँ पे इमर्ज हो सकते हैं। अमंग विमेन, नंबर 1 आर्यना Sabalenka, despite the bitter French Open final loss to Coco Gauff, remains the player to beat। अब अगर विमेन प्लेयर्स की बात करें तो जो नंबर 1 पे है आर्यना सबालेंका, हालांकि वो फ्रेंच ओपन में हार गई थी कोको गॉफ से, लेकिन फिर भी वो प्लेयर टू बीट है, मतलब अभी सबसे फेवरेट वही हैं। एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई हर पावर पैक्ड गेम कैन नॉट ट्रायम्फ इन साउथ वेस्ट लंदन। और हमें ऐसा कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि वो यहाँ पे नहीं जीतेंगी, मतलब उनके पास हर रीज़न है जीतने का। बट द लास्ट 8 एडिशंस हैव सीन 8 डिफरेंट विक्टर। लेकिन अगर हम लास्ट 8 मैचेस की बात करें विमेन प्लेयर्स को लेके, तो हर मैच में अलग कोई जीता है, अलग प्लेयर जीती हैं, पॉइंटिंग टू एन ओपन फील्ड। मतलब यहाँ पे क्या कोई एक पर्टिकुलर फेवरेट बनता हुआ हमें नहीं दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर फीमेल प्लेयर है वही जीत रही है, हर में अलग अलग प्लेयर्स जीत रही हैं, तो कोई भी प्लेयर यहाँ पे जीत सकता है इस बार भी। For Gauff and 5-time major champion Iga Swiatek, Wimbledon has been the least rewarding slam। अगर हम गॉफ की बात करें, कोको गॉफ की, और 5-time मेजर चैम्पियन ईगा स्वियातेक की, तो विम्बलडन उनके लिए उतना फेवरेबल नहीं रहा है। ठीक है, लीस्ट रिवार्डिंग रहा है, मतलब उनको यहाँ पे उतना ज़्यादा विक्ट्री नहीं मिली है। एंड दे विल बी होपिंग टू क्रैक द कोड। और वो क्या कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्रैक द कोड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ेगी विम्बलडन में, वहाँ पे वो प्रॉब्लम डिफ़िकल्टी के लिए जो सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो ढूंढेंगे वो। अमेरिकन गॉफ हैज़ नॉट गॉन पास्ट द 4th राउंड। ठीक है, गॉफ की बात करें तो वो 4th राउंड के आगे नहीं जा पाई थी। वाइल स्वियातेक्स बेस्ट शोइंग इज क्वार्टर फाइनल। और स्वियातेक अभी तक जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो क्वार्टर फाइनल्स तक ही गई हैं। डिफेंडिंग चैम्पियन बारबोरा रेजिकोवा, 2024 रनर अप जैस्मिन पाउलिनी एंड 2022 विनर एलिना राइबाकिना आर अमंग द अदर नोटेबल नेम्स। तो यहाँ पे ऑथर ने और भी नेम्स लिए हैं आपका, जैसे बारबोरा रेजिकोवा, आपका जैस्मिन पाउलिनी और विनर एलिना राइबाकिना, कुछ और नोटेबल नेम्स हैं। द इंडियन प्रेजेंस विल अगेन बी लिमिटेड टू डबल्स। इंडियन प्लेयर्स जो होंगे वो अभी सिर्फ डबल्स में ही खेलेंगे, सिंगल फॉर्मेट में नहीं खेलेंगे। विथ रोहन बोपाना, युकी भांबड़ी, श्रीराम बालाजी एंड ऋत्विक बोलीपल्ली कम्पीटिंग। तो यहाँ पे प्लेयर्स के नाम है कौन कौन है? रोहन बोपाना है, युकी भांबड़ी है, श्रीराम बालाजी है और ऋत्विक बोलीपल्ली है, जो यहाँ पे डबल्स में कम्पीट करेंगे। As the country's tennis remains stuck in a vicious cycle of a shrinking talent pool। अब यहाँ पे इंडिया की बात हो रही है कि इंडिया की अगर टेनिस की बात करें तो टेनिस का जो टैलेंट है, जो प्लेयर्स है वो श्रिंक हो रहे हैं, मतलब कम हो रहे हैं प्लेयर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उतना ध्यान नहीं दे रहा है टेनिस पे।
एंड एंडलेस लिटिगेशन, और भी प्रॉब्लम है लिटिगेशन को लेके, इसी कारण चीज़ें स्मूथ आउट नहीं हो रही है। इट विल बी अप टू दीज प्लेयर्स टू कीप द फ्लैग फ्लाइंग। तो अब ये इन प्लेयर्स पे आता है कि वो कीप द फ्लैग फ्लाइंग करे, मतलब जो अपने कंट्री का जो सपोर्ट कमिटमेंट है अपने कंट्री के लिए वो वहाँ पे वो शो करे, डिस्पाइट कि जो हर्डल्स उनके अभी उन्होंने फेस किए हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। अगर हम देखें लाइक टोन, तो टोन आपका इंसाइटफुल है क्योंकि ऑथर ने इंफॉर्मेशन दिया है काफ़ी, साथ में इंसाइट्स भी दिए हैं। इंसाइट्स इंफॉर्मेशन को ही कहते हैं। तो इंसाइट भी दिया है कि हाँ कौन जीत सकता है। दोनों की अगर बात करें, लाइक अगर मेंस की बात करें तो कौन प्लेयर्स हैं जिनके जीतने के चांसेस है, वेमेंस की बात करें तो कौन कौन जीत सकता है। हालांकि वेमेंस का थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि हर बार कोई अलग अलग प्लेयर जीती हैं। ठीक है, फिर इंडिया की बात करें तो कौन कौन करेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट और कम्पीट करेंगे। तो आपका जो टोन है वो इंसाइटफुल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं अपना सेशन एंड, पर एंड करने से पहले हाँ 11 ईयर्स ऑफ एक्सेलेंस, मतलब हम अपने 11th ईयर में आ गए। 11 साल से हम आपको सर्व कर रहे हैं विथ बेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलेवेंट कंटेंट एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और ये हमारा 11th ईयर है और आपका कंटिन्यूड सपोर्ट है कि ये पॉसिबल हो सका है। तो इस सेलिब्रेशन में, इस खुशी में अभी हम 45% ऑफ, 45% मैक्सिमम डिस्काउंट है जो हम आपको दे रहे हैं। कूपन कोड क्या लगाना है, PM45। तो PM45 लगाते ही आपको ये 45% डिस्काउंट मिल जाएगा। नए पैकेजेस भी हमने लॉन्च किए हैं, आप पैकेजेस को चेक कर सकते हो। मैं एक बार दिखा दूं आपको। ठीक है, तो जैसे पैकेजेस कौन कौन से, तो आपका बैंकिंग बेसिक है, बैंकिंग प्रो है, बैंकिंग प्लस है और बैंकिंग मैक्स है। ठीक है, तो इन पैक जो भी आपका रिक्वायरमेंट है जिस भी पैकेज का, तो आप वो पैकेज ले सकते हो। ये जो PM45 वाला कोड है 45% का, वो सारे पैकेजेस पे लग जाएगा। ठीक है, साथ में लाइव मॉक टेस्ट भी आता रहता है। ठीक है, अभी रेगुलरली आएगा हर वीक। तो आप वेबसाइट या ऐप चेक करते रहना, जब भी लाइव मॉक टेस्ट होगा तो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। आपको लाइव मॉक टेस्ट देना है। और जिन भी बच्चों ने अभी तक ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और प्रैक्टिस मॉक का ऐप इंस्टॉल कर लो, क्योंकि वहीं से आपको फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे। जैसे आपका फ्री लाइव टेस्ट हो गया जो कि हर वीक होता है। ठीक है, आपका हर एग्ज़ाम का पहला मॉक टेस्ट फ्री हो जाएगा, फ्री PDF और फ्री टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलेंगे। और साथ में बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आते हैं, अपडेट्स भी आते हैं जो आपको ऐप के थ्रू मिलते हैं। तो आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हेल्थ का, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू, टेक केयर।